अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में इंटरवीन किया है और कुछ सेंस प्रिवेल करती हुई अब इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जो ये मामला शुरू हुआ था वो तब शुरू हुआ था जब नैब में अपने केस के हवाले से इमरान खान साहब अदालत में जमानत के लिए गए थे और जब जमानत के लिए वो बायोमेट्रिक कर रहे थे उन्होंने अपनी जो तमाम तर जो रिटन फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी कर दी थी और वहां से उनको फिर पकड़ लिया गया था, जिसके बाद से मुल्क बाकायदा तौर पर जल रहा था और बहुत बदकिस्मत मनाजिर हमने मुल्क में देखे जो देखने में आए पिछले ये 50 से जायद घंटों के दौरान। बिल्कुल इसको सही कहा गया है कि ये 9 मई का जो दिन है वो एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और शुक्र है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आज के इस पूरे इंटरवेंशन के बाद से कुछ सेंस जरूर प्रिवेल करती हुई नजर आई है। एक तो उस तर्ज गिरफ्तारी पर खासी बरहमी का इजहार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। 3 रुकनी बेंच जो इसको सुन रहा था उसमें ये भी कहना अब हुकूमत की तरफ से वाजिब नहीं हो सकता, जो कि वो पहले एक इल्जाम लगाते थे कि जी हम ख्याल बेंच, हम ख्याल लोग, इस तरह की चीज हमने नहीं देखी क्योंकि दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट्स रिप्रेजेंटेड थे आज के इस बेंच में और दोनों की तरफ से इस पूरी बात को काफी कंडेम किया गया कि ये कोई तरीका नहीं है कि जिस तरीके से जिस तरह से गिरफ्तारी की जाए, कि अदालत में एक जो शख्स मौजूद है और जब वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार भी है तो उसको क्यों गिरफ्तार किया गया, इसके ऊपर बेसिकली तमाम तर सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट बेस किया है और फिर बिल आखिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को इलीगल करार दिया है, जिसको एक रोज पहले ही हाई कोर्ट लीगल करार दे चुकी थी। इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे। अब ये मामला दोबारा हाई कोर्ट जाएगा। फिलहाल इमरान खान साहब जो पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस है वहां पर रह रहे हैं और 4 लोगों को उनसे इजाजत मिलने की भी दी गई है। आज इमरान खान साहब जब आए तो चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा कहा कि आप वहां पे आपको अच्छी तरह रखा जाएगा, आपको गेस्ट हाउस में आप आराम भी कर सकेंगे और आप वहां सेफ भी रहेंगे। और उन्होंने बाकायदा इमरान खान साहब को ये देख के कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पर यह हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए, जिसके ऊपर इमरान खान साहब फिर बिलाखिर पेश हुए। आप फुटेजेस अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। खान साहब ने अपनी काले जो चश्मे थे वो लगाए हुए थे और अच्छी तरह उनको कोर्ट लाया गया। काली मर्सिडीज में वो कोर्ट आए थे क्योंकि नैब ने बताया कि उनके पास बुलेट प्रूफ और कोई गाड़ी नहीं थी और लिहाजा चूंकि खान साहब के जो डेथ थ्रेट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी में लाया गया। और अच्छी बात है माशाल्लाह, देखकर ये भी खुशी हुई कि इमरान खान साहब आज व्हील चेयर पर नहीं बल्कि खुद चलकर वो कोर्ट आए और तशरीफ लाए और उनका जो मुकालमा था जो चीफ जस्टिस है वो भी खासा दिलचस्प रहा। बल्कि जो जस्टिस अथर मिनल्ला है उन्होंने भी खासी बरहमी का इजहार किया इस बात पे कि ये नैब इस तरह के गिरफ्तारियां सियासतदानों की कब तक करता रहेगा। और इस तर्ज के ऊपर ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बल्कि जस्टिस अथर मिनल्ला ने भी काफी सख्त ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स दिए। इसके ऊपर भी नाजरीन बात करना उसी तरह से जरूरी होगा। तभी हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये वाली तनकीद कम की जा रही है कि ये हम ख्याल बेंच था। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये गिला जरूर किया जा रहा है कि काश हमारे वक्तों में भी इस किस्म की सुप्रीम कोर्ट होते और इस किस्म की अदालतें होती। जैसे एहसन इकबाल साहब ट्वीट करते हुए कहते हैं और उनकी ट्वीट नाजरीन को भी दिखाई जाए, किसी की ट्वीट को वो कोट कर रहे हैं और उस ट्वीट में खास तौर पर यह दिखाया गया है कि कौन कौन से लोग कितने कितने दिनों तक जेल में रहे थे। ख्वाजा साद रफीक 460 से ज्यादा दिन, शहबाज शरीफ साहब 207 दिन, शाहिद खाकान अब्बासी 222 दिन, 627 दिन हमजा शहबाज, 370 दिन नवाज शरीफ साहब, 175 दिन राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ 175 दिन वो भी, एहसन इकबाल साहब 65 दिन और मरियम नवाज साहिबा तकरीबन 160 दिन। तो ये जो तस्वीर है दिखाई गई है। लेकिन नाजरीन ये बात भी करना, एहसन इकबाल साहब इसको तस्वीर को दिखाते हुए कहते हैं, वो आप ट्वीट भी नाजरीन को भी दिखाइए, प्रोबेबली पाकिस्तान वाज विदाउट अ सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग 2018 एंड 2022, यानी कि वो वक्त जब ये तमाम दर गिरफ्तारियां हुई थी। ये ट्वीट भी अब आप देख सकते हैं। यकीनन ये भी जितनी काबिल मजम्मत थी गिरफ्तारियां ये इमरान खान साहब के दौर में हुई थी और बहुत बदकिस्मती की बात है। खान साहब उस वक्त ये भी कहते थे कि लोगों के जेलों में से एसी और फ्रिज वगैरह निकालेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन क्या ये हुकूमत की ये बात करना दुरुस्त है कि अगर वो कहते हैं हमारे साथ गलत हुआ था तो वो कहते हैं अच्छा यही गलत जो है वो हमारे दौर में अपोजिशन के साथ होना चाहिए? क्योंकि अब शायद ही कोई ऐसा रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कि हिरासत में ना हो। तकरीबन तमाम लोग हिरासत में हैं। दिखाए जाए कि पीटीआई के कितने लोग हैं जो कि इन 50 घंटों से जायद से हिरासत में। अली मोहम्मद खान साहब, इनको आज पकड़ा गया है। अली जैदी साहब ये उसी रोज गिरफ्तार हो गए थे जिस दिन खान साहब हुए थे। इसी तरह से आलिया हमजा साहिबा, ये कल इनके घर गिरफ्तारी हुई और पुलिस ने तोड़ फोड़ भी की इनके घर में। असद उमर साहब ये भी कल गिरफ्तार हुए हैं। फिर गिलगित बल्तिस्तान के जो वजीर आला हैं
خالد خورشید صاحب یہ نظر بند ہوئے ہوئے ہیں ایز وی اسپیک. اعجاز چودھری صاحب یہ بھی آج گرفتار ہوئے ہیں, اور فواد چودھری یہ کل سپریم کورٹ کے احاطے میں تھے. انہوں نے کوئی اپنی پری ایمپٹیو بیل بھی لی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا, تو یہ بھی گرفتار ہیں. جمشید چیمہ صاحب گرفتار ہیں, ان کی اہلیہ بھی مسرت چیمہ بھی گرفتار ہیں, یہ ملکہ صاحبہ ہیں, یہ بھی گرفتار ہیں. تو یہ تمام, قاسم سوری سابق ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اسپیکر قومی اسمبلی, اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ بھی گرفتار ہیں. تقریباً تمام تر کور لیڈرشپ, اور 2 اینکرز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جس میں عمران ریاض صاحب بھی ہیں اور جناب آفتاب اقبال صاحب بھی ہیں. تو یہ تمام فہرست ہے جو کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہے جو کہ گرفتار ہوئے ہوئے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ کسٹڈی میں ہیں وہ بھی لاتعداد لوگ ہیں, کیجولٹیز بھی بدقسمتی سے رپورٹ ہوئی ہیں. کیا اس کو اگر معاملے کو بہتر طرح سے ڈیل کیا جاتا, حکومت اگر اس طرز سے خان صاحب کو گرفتار نہ کرتی, تو کیا آج ہم اس نہج پہ ہوتے؟ یقیناً نہ ہوتے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی پارٹی کی طرف سے بھی اگر فوجی انسٹالیشنز پر حملے نہ ہوتے, جس کی وجہ سے ہمیں باقاعدہ طور پر ذلت کا سامنا ہوا ہے لوکل اور بین الاقوامی سطح پہ, اگر عمران خان صاحب کی پارٹی کی تمام کام نہ کرتی اور کارکنان یہ کام نہ کرتے, تو آج کیا ہم اس نہج پہ ہوتے؟ تب بھی ہم نہ ہوتے. یعنی دونوں طرف سے کوئی سینس پریویل کرتی ہوئی نظر نہیں آئی. اس کے اوپر بات کریں گے. کل ہائی کورٹ کی پیشی کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات رہے گی. آج معزز عدالت نے یہ بھی عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ اپنے لوگوں کو بولیں کہ وہ پرامن رہیں, جس کے اوپر عمران خان صاحب کہنے لگے کہ میں تو جیل میں تھا, مجھے کیا پتا, میرا فون بھی میرے پاس نہیں تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں صرف الیکشنز چاہتا ہوں, میں کوئی اس طرح کا میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں کوئی انارکی پھیلاؤں. اور مذاکرات کی آج ایک دفعہ پھر گونج جو ہے وہ سپریم کورٹ کی اس سماعت میں سنی گئی, جس کے اوپر حکومت بہت پہلے یہ جواب دے چکے ہیں, جواب الجواب, کہ سپریم کورٹ کا تو کام ہی نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کرائے سیاستدانوں کے درمیان. تمام معاملے پہ ناظرین فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں. کیسر احمد شیر صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر, اور چیئرمین بھی ہیں آپ قائمہ کمیٹی برائے فائنانس کے قومی اسمبلی میں. آپ کو بہت بہت خوش آمدید کیسر احمد صاحب. راجہ یاسر ہمایوں صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے اسٹالورٹ, سابق وزیر پنجاب کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام تر معاملے پر پی ٹی آئی کے پرسپیکٹوز کے لیے ویری پرومیننٹ وائس فرام اس پارٹی. بہت شکریہ آپ کا بھی, یہ راجہ یاسر ہمایوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ حراست میں نہیں ہیں اور آپ ہم سے بات کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر, کیونکہ کافی سارے پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت ایک طرح سے ڈسپرس بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ آپ نے خدشہ ظاہر کیا ہوا ہے, آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید. اور ناظرین جناب جواد احمد برابری پارٹی کے سربراہ اور بڑے مایہ ناز ایک ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو تمام معاملے پہ آپ کی بھی, کیونکہ آپ بہت اوپینینیٹڈ ہیں جواد صاحب, آپ کی بھی رائے ہم لوگ مانگیں گے. آپ کو بھی بہت وارم ویلکم. بات کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی سر. کیسر صاحب آپ فرمائیے گا, یہ جو معاملہ ہوا ہے, عارف الوی صاحب نے بھی خط لکھا ہے وزیر اعظم کو, یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں, اور کیا یہ طریقہ آپ کے ویو میں صحیح تھا؟ کیونکہ اسی طریقے کے اوپر آج سپریم کورٹ نے باقاعدہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کو اللیگل قرار دیا ہے, کہ یہ کون سا طریقہ تھا کہ جو شخص عدالت میں موجود تھا اس کو وہاں سے لے جایا گیا, اور یہ اس لیٹر کی بھی جو کاپی ہے, ٹرانسکرپٹ ہے, یہ آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. اس کو شاکنگ بھی کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے عارف الوی صاحب نے جو خط لکھا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کو, اور انہوں نے کہا ہے اس کی وجہ سے, اس گرفتاری کے طرز کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا آپ نے کافی تفصیل سے سارا بیک گراؤنڈ بتایا ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ کوئی لیڈر, کسی ایک کا نام میں نہیں لیتا, کوئی لیڈر فرض کرو کسی جرم میں مبتلا ہے, فرد جرم تو اس پہ لگ نہیں سکتی, کوئی وہ اداروں اپنے کارکن ساتھ لائے اور کمرہ عدالت میں پکڑا نہیں جا سکتا, تو اس کے پکڑے جانے کا کوئی طریقہ کار تو مجھے بتا دینا. کتنے سالوں سے, کتنے مہینوں سے یہ عمران خان صاحب کے اوپر فرنٹ بھی نکالے گئے, اور یہ سارا تو ہزاروں اور سینکڑوں کارکن لیڈروں کے ساتھ آ جاتے ہیں, تو کوئی اس کا مطلب لیڈر تو نہیں پکڑا جا سکتا, کیونکہ وہاں ابھی توشہ خانہ کا کیس تھا, تو اس میں انہوں نے کہا جی کمرہ عدالت کے باہر لائیں, اور پھر فائل بھی اس وقت گم ہو گئی. تو ابھی یہ مجھے کوئی بھی بتا دے کوئی, کیونکہ راجہ یاسر ہمایوں تو بڑے سینئر وائس ہیں اس میں پی ٹی آئی میں, بڑی ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے, تو بڑی بیلنس بات کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتا دیں کہ کیا لیڈر کو پکڑا ہی نہیں جا سکتا, یا لیڈر کے خلاف کیا ملک میں صرف عام بندے ہی رہ گئے ہیں؟ نہیں کیسر صاحب, میں آپ سے عرض کروں, وہ کہتے ہیں لیڈر کو ضرور پکڑیں, لیکن تب پکڑیں جب کوئی چارجز ہوں. پی ٹی آئی کا اس کے اوپر یہ ڈیفنس ہے, وہ کہتے ہیں ان کے اوپر چارجز ہی نہیں ہیں, تو آپ صرف بدلہ لینے کے لیے تو کسی شخص کو پکڑنا چاہیں تو وہ بھی صحیح بات نہیں ہے نا. نہیں, چارجز تو کئی آپ خود کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ, میرے اوپر کوئی 100-150 کیسز ہیں, چارجز سے اور کیا مطلب ہے؟ مجھے چارجز تو آپ بتا دیجئے
کہ یہ جو چارجز لگے ہیں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چارجز نہیں ہیں. یہ جو توشہ خانہ کا کیس تھا اس کے لیے بلایا گیا باقاعدہ ان کو وہاں پہ لاہور ان کے گھر پہ کتنے دن تو وہ محاصرہ رہا, وہ اندر بند رہے اور باہر ان کے کارکن بیٹھے تھے. تو وہ وہاں پکڑا, کسی کے گھر پکڑ نہیں سکتے, وہاں پہ لوگ ہوں گے. عدالت میں وہ آئے تو پھر سینکڑوں لوگوں کے ساتھ آئے. اور یہ جو آپ کے سامنے جو کیس ہوا وہاں پہ جو سیشن جج نے ہیئرنگ کی تو وہ تو فائل ہی گم ہو گئی, وہاں اتنا شور شرابہ مچ گیا, وہاں آپ فرد جرم لگا نہیں سکتے. تو مجھے بتا دیجئے نا کہ لیڈر کو پھر کیا کرنا چاہیے. لیڈر جو مرضی کرے اس کو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. اور جب جوڈیشل کمپلیکس آئے تھے اب تب کی بات آپ کر رہے ہیں کہ تب جو ہے وہ فائل کھو گئی تھی. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کل کہا کہ یہ قانونی ہے. ہاں آج سپریم کورٹ کے ججز وہی ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اسی کیس کو انہوں نے سن کے اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قانونی ہے. آج سپریم کورٹ کے آنریبل ججز ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ بہت برہم ہوئے, وہ انہوں نے کہا یہ بالکل غیر قانونی ہے. تو وہی ججز ہیں, وہی قانون ہے. تو یہ بھی لیکن دیکھیے میں تو کیونکہ قانون میں ججز کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہتا, میرا اتنا لا کے اوپر کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہے. میں تو یہ کرنا چاہتا ہوں اس سے جو نقصان ہوا, جو کچھ ہوا, جس طرح کے واقعات ہوئے, یعنی جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا اور جس طرح آرمی کی انسٹالیشن اور باقی پرائیویٹ انسٹالیشن پہ جس کے لیے وہ جانوں کا سب سے بڑھ کے تو نقصان ہوا, ایمبولینس نکال کے اس بات کا کوئی ذکر نہیں, کچھ نہیں اس کے اوپر. بالکل قابل مذمت اور بہت بہت افسوسناک. لیکن کیسر صاحب وہ دوسرے کہتے ہیں ان کی طرف سے بھی بڑے لوگوں کے جانوں کا ضیاع ہوا ہے جو کہ حالات کے باوجود کسی کو انکریج کرنا ہے تو پھر کیا معاملہ کہاں رہ جائے گا. پھر تو ملک میں ہمارے تو بڑا ہو جائے گا یہ. تو آپ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کی یہ ضد تھی کہ کسی طرح سے پکڑا ہی نہ جائے. راجہ یاسر صاحب آپ یہ فرمائیے گا, آپ کی پارٹی کی طرف سے یہی پھر اس کو ایک ریڈنگ اس کی لی جائے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ لا کے ایمبٹ میں آتے ہیں لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابو دی لا ہیں, کیونکہ کیس چلنے سے پہلے ہی آپ لوگ ایک فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ نہیں وہ تو ایسے تھا اور اس طرح سے تھا. مطلب آپ کی جسٹیفیکیشنز پہلے آتی ہے. کیس کا ٹرائل اگر ہو اور واقعتاً اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہے تو آپ باقاعدہ کیس لیگلی آپ اپنے آپ کو اس میں سے نکال پائیں گے اور آپ اس میں سے اپنے آپ کو ریڈیم کر پائیں گے, لیکن ایسی چیز آپ کی طرف سے نظر نہیں آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی, بڑی پرٹیننٹ آپ گفتگو کر رہے ہیں اور اس کا بڑا تھوڑا الیبوریٹ جواب دینا پڑے گا. دیکھیں, آپ کا جو بھی کوئی سیولائزڈ معاشرہ ہوتا ہے نا, جس میں ڈیموکریسی ہوتی ہے, اس میں ملک ایک قانون کے تحت چلتا ہے, ایک آئین کے تحت چلتا ہے. آئین بیسیکلی وہ معاہدہ ہوتا ہے جو عوام ہے اور جو گورنمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو سارا پورا آپ کا سسٹم ہے اس کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے. تو اس کو بیسیکلی جب تک وہ معاہدہ قائم ہے سب اس کو مان رہے ہوتے ہیں, جب تک جو آئین میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان پہ بیس ہوئے لا چلتے ہیں اور لا کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ کرتی ہے. اگر اس میں کوئی آئین سے متصادم چیز ہو تو اس کو ختم کرتی ہے, سیدھا کرتی ہے. تو یہ ایک سیولائز معاشرہ اس طرح ہوتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی تک ایک سیولائز معاشرہ بننے کی. 70 سال تو ہو گئے ہیں. اس سے پہلے تو انگریزوں نے زبردستی بنایا ہوا تھا سیولائزڈ ڈنڈے کے زور پہ. تو جب آپ کو آزادی حاصل ہوئی تو اس سے لے کے اب تک انفارچونیٹلی ابھی تک ہم وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی کی صحیح روح, جس طرح کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی وداؤٹ لٹریسی از انارکی, تو لٹریسی ہے کوئی نہیں, لوگ تو جاہل ہی ہیں. بڑی واضح بات ہے راجہ یاسر صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ آزادی, انگریزوں سے آزادی کے بعد بھی ہم لوگوں نے کوئی لٹریسی حاصل نہیں کی اور ہم بالکل ایک انارکی والی صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی. ایگزیکٹلی وہ مختلف اوقات میں کبھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے مارشل لاء کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کرتے رہے ہیں معاملات کو. اور ایسے ہی رائے آپ, مطلب یہ تو کوئی بھی جو نیوٹرل انالیسس کرے گا, الیکشنز آپ کے کبھی فیئر نہیں ہوتے, ہمیشہ مینج یا انجینئرڈ ہوتے ہیں, کیونکہ فیئر الیکشنز ہو جائے تو ملک ہی ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ تو حالات ہیں نا, یہ تو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. فیئر الیکشنز ہو جائیں تو ملک ٹوٹ جاتا ہے. ہاں, ایسٹ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا تھا, فیئر الیکشنز آپ نے 70 میں ایک کرانے کی کوشش کی بہت اور دلچسپ وہ بھی آپ کا مینج نہیں تبصرہ ہے, تھے, آپ نے اس کو بیک بھی اور کیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیٹس کے کے بعد ساتھ پھر اور کیا ہوا. تو تاریخ اس کے کے ساتھ. بعد سے اسٹیبلشمنٹ کی کوشش رہی ہے کہ ہر چیز مینج کر کے رکھیں. جیسے یہ معاملات خراب ہونے شروع ہوتے ہیں وہ انٹروین کرتے ہیں. کبھی 90 کی تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے راجہ صاحب؟ ہسٹری نہیں, میں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اس طرح کے جو پاکستان جیسے ان نیچرل اسٹیٹس ہیں وہاں پہ ایسے کرنا پڑتا ہے. لیکن ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ, اب گزشتہ 1.5-2 سال سے تو لگتا ہے کہ بالکل ہی کوئی لا نہیں رہا.
और आप चाहे 25 जुलाई से शुरू करें, और अब तक तो मैं पहले कई प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ कि जब फाउल प्ले शुरू हो जाता है तो फिर सभी फाउल प्ले में चले जाते हैं। आपकी ये जो मॉब साइकी है, मॉब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और किसी की वो सुनने को तैयार नहीं था, लीडरशिप थी नहीं, और अगर थी भी तो मॉब सुनने को तैयार नहीं होता एक पॉइंट पे। तो ये एक 1.5 साल का जो गुस्सा उनमें भरा हुआ था, ये उसका इजहार लोगों ने कर दिया, और मेरे जैसे लोगों ने अगर उनको रोकने की कोशिश भी की तो हमें खुद मार पड़ने का डर था वहां पे। मैंने खुद आप कर रहे हैं कि शायद चौक में, लेकिन ऐसे तो हमने उल्टा देखा राजा साहब, ऐसी चीज तो हमने नहीं देखी, बल्कि हम तो जो ऑडियो कॉल्स वगैरह सामने आ रही हैं उसमें तो कुछ और ही हिंट किया जा रहा है, कुछ और ही उसमें नहीं, एक्चुअली वो भी इतनी क्लियर नहीं है जितनी आप कह रही हैं। वो बहरहाल उसकी कॉनोटेशन जो नहीं, उस पर बहस नहीं करते। मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि एक वहां पे साहब कोई बुजुर्ग थे, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे मेरे सामने, और मैं खड़ा था कि यार ये पुलिस भी हमारी है, फौज भी हमारी है, हमें कोई अच्छी बातें कर रहे थे। तो 3-4 नौजवान बड़े गुस्से में आ गए और उनको मारने लगे थे, और मैंने बीच बचाव कराया। अच्छा, नौजवानों को समझाया कि बुजुर्गों की बात भी सुन लेते। हाँ, इस तरह के लोगों का जो दिमाग तो है वो अच्छा, ये बताइएगा राजा साहब, वो कहते यही है आपके ऊपर जो दूसरी तरफ से तनकीद आती है, वो कहते हैं ऐसे ही लोग आपके फॉलोअर्स हैं, या तो आप लोगों ने उनको ऐसा बना दिया है, या वो खुद ऐसे ही थे तो आपके पास आ गए। तो गोया ये कि ऐसे नहीं है। मैं जब नहीं ऐसे नहीं है। जब किसी के साथ भी इस तरह का सलूक किया जाता है तो लोग ऐसे बन जाते हैं। अच्छा, मुझे याद है पीपल्स पार्टी में हम होते थे, जब बीबी की शहादत हुई तो 2 दिन बिल्कुल रैम्पेज था। पंजाब में तो कम था, और लेकिन इवन चकवाल जो मेरा शहर है और जो फौज का इलाका है, वहां पे पहली दफा मुझे मेरी आंखों के सामने, और हम भी पीपल्स पार्टी में ही थे, कर उन्होंने फौज के खिलाफ खुलेआम नारे लगाए। वो तो फिर 2 दिन बाद जरदारी साहब ने कुछ वो सैनिटी उनकी बातों से, बल्कि आज मोअज़्ज़ज़ अदालत ने भी ये बात की है आपके ऊपर तनकीद करते हुए कि हमने तो सियासी रहनुमाओं की शहादत तक देखी, उसके बावजूद मुल्क में वो हालात नहीं हुए जो आपकी वजह से हो गए। नहीं, हालात तो खैर इससे बहुत बुरे थे। आपको सिंध में ज्यादा बुरे थे, पंजाब में बेहतर थे। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि चकवाल जैसी जगह जो कि फौज का गढ़ है, वहां पे भी ओपनली फौज के खिलाफ नारे लग रहे थे उस वक्त। अच्छा। लेकिन फिर लकीली वो सैनिटी प्रिवेल की, और फिर आप कहते हैं जरदारी साहब को भी आपने अच्छा क्रेडिट दिया, लेकिन वो वाली चीज आपकी तरफ से वो शायद नजर नहीं आई, ये कहते हैं पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। देखिए खान साहब तो आज जेल से बाहर आए हैं ना, आपकी जब टॉप लीडरशिप होती है वही समझा सकती है लोगों को। तो खान साहब ने आज मना किया कि नहीं करना ये, तो लोग एकदम कूल डाउन होने शुरू हो गए। हमारे कहने से वो नहीं कूल डाउन हो रहे थे। सही हो गया, आपकी तरफ से नहीं हो रहे थे, उनकी कोशिश पूरी की गई। जवाद साहब, 1.5 साल तक जो लोगों में गुस्सा भरा हुआ था वो भी निकला है। फिर पीटीआई का ये भी मौकफ है कि जो हक़े राय दही इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया जा रहा, यानी इलेक्शंस का मौका नहीं दिया जा रहा लोगों को, ताकि अवाम अपने लोगों को, अपनी लीडरान को, अपनी गवर्नमेंट को खुद चुने, उसकी भी फ्रस्ट्रेशन है अवाम में, जो कि ये नजर आई है पिछले 50 घंटों में। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अवाम है ये 1.5 साल का गुस्सा नहीं है। इसमें अवाम के अंदर 75 साल का गुस्सा है, और इन 75 सालों में अवाम के ऊपर हुकूमत की है जागीरदारों ने, सरमायादारों ने, माफियाज ने, सियासी पीरो मुर्शद ने, और इसके अलावा वडेरे, फिर कबायली सरदार। हमारी पार्टी तो इन सबको सियासत से बाहर निकालना चाहती है। तो हम तो बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग पार्टी है। हम तो सीधी बात करते हैं कि हमारी पार्टी में आ ही नहीं सकते ये लोग, और ये हमारी इनसे कोई लड़ाई जो है वो जाती नहीं है, और ना ही कोई ऐसी लड़ाई है जिसके अंदर कोई बदतमीजी हो या बदलेहाजी हो या कोई जिसे कहते हैं ना हथियार वाली लड़ाई हो। ऐसा तो होता भी नहीं, हो भी नहीं सकता। स्टेट से कोई नहीं लड़ सकते अब आप लोग 21वीं सदी में। लेकिन हमारी इनसे सियासी लड़ाई है। हम समझते हैं कि अमीरों की पार्टियां हैं सारों की, गरीबों की कोई पार्टी नहीं है, मिडिल क्लास की कोई पार्टी नहीं है। और मैं आपको जब कहता हूँ ना कि जब मिडिल क्लास की और गरीबों की पार्टी नहीं है, तो उसका मतलब ये होता है कि वोटर नहीं उनका हो सिर्फ जो आम आदमी होता है, बल्कि उनके लीडर हों, आम लोग जो हैं, और अक्सरियत में उनके लीडर हों। बल्कि हम तो चाहेंगे कि एक भी ना हो कहीं और से। हाँ, अगर कोई इनकलाबी किस्म का कोई जगीरदार आ जैसे वो थे ना उनके साथ चून लाई जो थे, वो शेरन माओ के साथ आगे थे, तो ठीक है, वो बहुत बड़े जागीरदार थे, बल्कि चीन में दूसरे नंबर पर सबसे बड़े जागीरदार थे। इसी तरह कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं इस तरह की। बादशाहों ने भी तख्त छोड़ दिए। आपने गौतम बुद्ध का वाक्य सुना होगा, और रामचंद्र जी जो हिंदुओं के बहुत बड़े उनके जो पेशवा हैं, उनका भी वाक्य सुना होगा। तो ये भी होता है। लेकिन क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में होनी चाहिए। पूरी दुनिया में एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, चंद लोगों के हाथों में सब कुछ जा रहा है। आप ये कि आप अग्री कर रहे हैं कि लोगों ने जो गुस्सा निकाला वो ठीक निकाला, आप तो बल्कि उसमें इजाफा कर रहे हैं कि सिर्फ 1.5 साल का नहीं, 75 साल का गुस्सा है वो सही हुआ है सब।
नहीं, सही नहीं निकाला। देखें, इमरान खान जो है ना, ये मुसलसल ये बेसिकली इंसाइट कर रहे थे। ये आप इनकी स्पीचेस सुने। पहली बात तो ये है कि ये कर क्या रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि इमरान खान को कौन लेके आया? हम लेके आए? क्या अवाम लेके आए? अवाम लेके आए सर, वो कहेंगे 2018 के इलेक्शन में ही आए ना अच्छा। इमरान खान साहब, या कोई मार्शल लॉ के जरिए आए? हाँ जी, वो तो वैसे ही कहते हैं ना सारे बाद में। लेकिन अब क्या पता चल रहा है? अब यही पता चल रहा है ना कि जहांगीर तरीन जब जहाज भर के लाए थे तो किसके कहने पे लाए थे। अब ये पता चल रहा है ना, इमरान खान खुद मान रहे हैं ना कि मेरे साथ जनरल बाजवा थे, जनरल फैज थे। जनरल फैज का तो बल्कि नाम नहीं लेते, बड़े तेज आदमी है इमरान खान, लेकिन जनरल बाजवा का नाम लेते हैं। दूसरी तरफ वो मुस्लिम नून वाले जो है वो जनरल फैज का नाम लेते हैं, जनरल बाजवा का नाम नहीं लेते। पहले लेते थे वैसे, नून लीग साहब सबसे पहले उन्होंने ही लिया था। इस अशराफिया की, इस अमीर अशराफिया की मुनाफिकत चेक करें कि ये लोगों को किस तरह पागल बना रहे हैं। और जहां तक ये बात है ना, आप जो कह रहे हैं ना कि ये लोग जो हैं ये बाहर निकले और ये इमरान खान के लिए निकले, उसके लिए निकले। देखें, ये वो लोग हैं, जिस तरह अभी राजा रियासत हुमायूं ने भी कहा और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि ये वो लोग हैं जिनको इलिटरेट रखा गया है इस मुल्क के अंदर। आप मुझे बताएं कि ये टक्कर के लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको ये नहीं अभी तक किसी ने बताया कि भाई तुम्हारा सबसे पहला आईनी हक ये है कि आर्टिकल 3 पे अमल दरामद करवाओ ना। आप कहो कि हमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ और इक्वालिटी के बेसिस पे यानी आप उसमें उनके लिखा हुआ है फॉलोअर्स को कह रहे हैं कि कि वो, आपने वैसे ये रीड भी किया है, मैं वैसे ये रीड करने से मैं कासिर रही, राजा साहब इसका जवाब बेहतर फरमाएंगे। वो कहते हैं जो लोग निकले थे, यानी जो पीटीआई कारकुनान, उनमें लिटरेसी की कमी थी, यानी इल्म की कमी थी और पढ़ाई लिखाई की कमी थी, तालीम की कमी थी। आपने कभी देखा है इन लोगों से, कभी गुफ्तगू की है आपने? उनसे पूछें लेफ्ट और राइट क्या होता है। अब देखें ना, जब तक कैपिटलिज्म रहेगा, जब तक सरमायादाराना जमहूरियत रहेगी, बल्कि इवन अगर हम चीन में जाएं तो स्टेट ओन्ड कैपिटलिज्म रहेगा। मुख्तलिफ किस्म की जमहूरियतें हैं ना, एक सोशलिस्ट जमहूरियत होती है, एक कैपिटलिस्ट जमहूरियत होती है, एक स्टेट ओन्ड कैपिटलिज्म बेस्ड जमहूरियत होती है, बहुत सारी जमहूरियत, फैशिस्ट जमहूरियत भी होती है जो एक जमाने में हमने देखी है। लेकिन मसला ये है, आप मुझे बताइए कि क्या ये लोग जो बाहर निकले हैं इनको पता है कुछ पॉलिटिक्स का? इमरान खान ने कभी इनको एजुकेट किया है एक्चुअली जो पॉलिटिक्स क्या होती है? मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ कि आर्टिकल 3 में ये लिखा हुआ है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। ये बहुत सही बात है। आप कहते हैं इमरान खान साहब ने भी उनको कोई एजुकेट नहीं किया, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं मैं तो आया ही ये करने था, लेकिन मुझे उसके लिए वक्त चाहिए था। खान साहब ने कई मरतबा ये बतौर प्राइम मिनिस्टर बात की। मैं बता देता हूँ, लोगों को पहले से याद की हुई, जो लोगों को पहले से आती है हदीसें, आयतें, जो लोगों को पता है। देखें, इस मुल्क में अगर सबसे ज्यादा वाफिर मिकदार में कोई चीज मौजूद है ना, जो मैं भी हूँ, आप भी हैं, सारे लोग हैं, वो है कि इस्लाम या मजहब, और सब मुसलमान हैं, मतलब 95% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। इमरान खान तो उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं सारा वक्त। इमरान खान तो पीर मुरीदीन में पड़े हुए हैं। इमरान खान ने कौन सी साइंटिफिक गुफ्तगू करी है? कब उन्होंने लॉजिकल? जवाब साहब, आप कहते हैं इमरान खान साहब ने वही बातें लोगों को पढ़ाई हैं जो उनको ऑलरेडी पता है, लेकिन इसके अलावा दीगर बातें उनको नहीं पता ही जो उनको पता होनी चाहिए लेकिन नहीं पता है। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन इसके ऊपर मजीद डिस्कस करते हैं, स्टे विद अस, और ये भी जानते हैं कि आगे होने क्या जा रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे डिसीजन के बाद, और उन्होंने काफी बातें कुछ इस तरह की हैं जो कि जाहिर सोचने पर और बात करने पर मजबूर करती हैं। एक उन्होंने एक जगह पर लव अफेयर का टर्म इस्तेमाल किया, सुनिएगा उन्होंने क्या कहा, फिर मैं फौरी तौर पर गेस्ट की तरफ दोबारा बढ़ती हूँ। अंदर से मैसेजिंग कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस, उसको आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार कैसे किया? उसके अरेस्ट पे आप गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कहां की मोहब्बत है? ये कौन सा लव अफेयर है? ये कौन सा लाडलापन है? इसका जवाब चाहिए 22 करोड़ आवाम को। जी कैसर साहब, लव अफेयर कह के मुखातिब किया कि खुदा ना खास्ता मौजूद सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान साहब के दरमियान लव अफेयर है। ये मरियम साहिबा का इस हवाले से अगर आप कुछ फरमाना चाहें आप प्लीज फरमाइएगा। और दूसरा, खान साहब ने भी आज ये कहा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि इलेक्शन करा दें, मैं तो इलेक्शन चाहता हूं, मैंने किसी को नहीं कहा कि तोड़ फोड़ करें, एनार्की करें, मैं तो सिर्फ इलेक्शन मांग रहा हूं। और सर, इलेक्शन ना होने में एक आपका भी रोल है, क्योंकि आप ही की कायमा कमेटी ने कहा था कि 21 अरब नहीं मिल सकते। तो ये इस वक्त जो मुल्क में चल रहा है, अभी पैसों का भी हमें नजर नहीं आ रहा कि जो चीजें आपके करने की होती हैं वहां पर पैसे भी मिल जाते हैं। और फोर्सेस ने भी कहा था कि हमारे पास नफरी नहीं है इतनी। तो अब तो पंजाब, केपी, इस्लामाबाद तीनों जगहों पे फौज तलब हुई हुई है, तो अब तो नफरी नफरी है। मोना, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपके दोनों जो मेरे अलावा जो
आपने बुलाया, दोनों बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि ये सिर्फ थ्योरी की बातें कर रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल बिजनेसमैन हूं, 140 साल से मेरी फैमिली बिजनेस में है। मैंने कई कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इलेक्शन कंटेस्ट किए और वहां हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लेके प्रेसिडेंट बना। मैं अपने बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन ये जो अमीरों को फायदा पीटीआई में पहुंचा है, मैं आपको वादे फिगर दे रहा हूँ, $3 अरब। और मैं कोई 2 साल से पूछ रहा हूँ पीटीआई के लोगों से, किसी ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। $3 अरब का। खुशी हो, हाँ। ये बड़ी मुझे खुशी होगी कि 2 बड़े इंटेलिजेंट लोग आपके साथ हैं। हो सकता है ये मुझे जवाब दे दें और इनको खुद समझ आ जाए कि अमीरों की हुकूमतें कौन सी थी। $3 अरब जो आज का 90,000 करोड़ रुपया बनता है, वो 200-300 अमीर फैमिलियों को फ्री दे दिया गया बगैर किसी इंटरेस्ट के 10 साल के लिए। ये राजा यासर हुमायूं को 1 करोड़ भी नहीं मिला होगा, मुझे भी 1 करोड़ भी नहीं मिला होगा, और ना ही जवाद अहमद को और ना ही मोना आलम को 1 करोड़ भी मिला। 90,000 करोड़ रुपए 10 साल के लिए फ्री। आज 22% 1 साल का इंटरेस्ट चल रहा है आज के हालात में। 90,000 करोड़। अच्छा, हुकूमत हमारी तो 5,000 अरब रुपए इंटरेस्ट भर रही है, जो हुकूमत ने लोन ले रखे हैं ना खुद अपने लिए, 5,000 अरब रुपए उस पर सालाना भर रहे हैं। लेकिन इन अमीरों को, और हुकूमतें हमारी अमीरों की, इन अमीर, इसीलिए अमीर आज पूरे के पूरे इनके साथ हैं। अच्छा। आज बेचारे, क्योंकि इन मेरी बात सुन लीजिए ना, इन शहीदों को 90,000 करोड़ रुपए दिया गया उस मशीनरी के लिए, जिस मशीनरी की जरूरत भी नहीं थी। अच्छा। मैं फ्रंटिक कह सकता हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे ही रिश्तेदार हैं, मेरे ही दोस्त है बाप, इनके किसी का भी कोई रिश्तेदार 1-2 के अलावा नहीं होगा। मेरे तो उसमें बीसियों ये मुझे याद रिश्तेदार। पड़ता है यासर साहब, आपने पहले भी इसका तस्करा किया था हमारे प्रोग्राम पे। मैं ये पूछ भी लेती हूँ दोबारा राजा यासर साहब से। ख्वाहिश है कि मुझे आज तक किसी ने एक लफ्ज नहीं बताया, और अभी तक इमरान खान साहब ने, आप इसका जवाब तलाश कर रहे हैं, मैं देखती हूँ कि अगर राजा यासर साहब इसका जवाब आपको दे पाए या नहीं। जी, बात को खत्म करूं, मुझे नहीं समझ आती कि उनका इसमें क्या इंटरेस्ट था, और वो मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुई। और पाकिस्तान को आज जो ज़र मुबादला का जो प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे पास रिजर्व नहीं है कि $3 अरब हमने लुटा दिए। आज हमारे पास टोटल रिजर्व $4 अरब है, और $1 अरब लेने के लिए IMF से हम हर मुल्क के सामने धक्के खा रहे हैं। हाँ। तो ये क्या वजह? आज तो सर, लेकिन डार साहब ने कहा है कि IMF के पास हम ना भी जाएं तो मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा, और जबकि आज तो एक साथ डॉलर के कदर में 9 रुपए का इजाफा हो गया, पाकिस्तानी रुपया गिरे पे गिरे जा रहा है। तो ये जो सूरत हाल है ये आपके सामने है सर। ये जो हालात क्रिएट कर दिए गए आपके सामने है कि एक दिन में क्या हो रहा है। 300 रुपए, इंडिया की करेंसी 83 रुपए है, ये बांग्लादेश की जी, यही मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ। हाँ, और हमारी 300 रुपए हो गई। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि हम संभल ही नहीं रहे ना, और ये कोई जवाब ही, मुझे सिर्फ कोई एक्सप्लेनेशन है तो वो तो दे दें कि कोई पूछने वाला इनको नहीं सर, वो तो कहते हैं आपसे पूछेंगे ना, क्योंकि आपके दौरे हुकूमत में हुआ है। नहीं, ये पीटीआई में हुआ है, मेरे हुकूमत में क्या हो। पीटीआई गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। पीटीआई गवर्नमेंट ने ये दिया है 90,000 करोड़ रुपए 10 साल का, 0% पे 0। जी, वो बिल्कुल आपने बात अपनी कर ली। मैं तो आपसे ये अर्ज कर रही हूँ, ये जो डॉलर की कदर में जो इजाफा हुआ है उसके ऊपर मैं अर्ज कर रही हूँ आपसे। ये तो अभी हुआ है ना, आज के रोज आपकी गवर्नमेंट के अंडर, और IMF भी आपसे मानने को तैयार नहीं। आप कहते थे IMF से हम नया मुआहदा करेंगे, वो भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये नहीं नजर आ रहा क्योंकि हमारे पास रिजर्व नहीं। ये इन्होंने जो कर दिया ना, जो सारा लुटा दिया, तो वही वजह है ना। अच्छा, वो वजह आप उसको यहाँ से लिंक कर रहे हैं, ठीक है। जो हाँ, जी, आप वो जरा बता देना कि इसकी क्या वजह हुई, और क्या वजह है कि और किसी को नहीं मिला, कोई SMEs को नहीं मिला, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं मिला। वही चंद अमीर जो कि आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी अमीरों की पार्टी। तो सर इसी की वजह से आप इलेक्शन के भी पैसे नहीं दे रहे जो 21 अरब चाहिए। जी, इलेक्शन के पैसे कौमी असम्बली हमने भेजा था कि मनी बिल बनाएं, हमारे पास आया था स्टैंडिंग कमेटी, आपने रिजेक्ट कर दिया। हमने ये कहा कि देखिए, ये सप्लीमेंट्री बजट भी ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्यों पैसे नहीं दे रहे, सप्लीमेंट्री बजट में भी तो आप दे देते हैं और बाद में उसको अप्रूव कर देते हैं। तो हमने कहा कि भाई जब स्टैंडिंग कमेटी में आया ना, तो हमने ये सारी स्टैंडिंग कमेटी का पहली बार मनी बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास आया। हमने कहा जी ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बाकायदा मनी बिल बनाएं, और क्योंकि कौमी असम्बली का प्रीरोगेटिव है, उन्होंने ये पैसे देने हैं। जो भी कोई फंड बगैर जो बजट में एलोकेट नहीं होता वो कौमी असम्बली करती है, तो ये तो बाकायदा कौमी असम्बली ने उसको रिजेक्ट कर दिया। किया। बिल्कुल, आपने भी रद्द कर दिया, आपकी कायमा कमेटी ने भी रद्द किया, फिर आपने आगे भेजा, असेंबली ने भी रद्द कर दिया। नहीं, हमने तो इसको भेजा, हमने इसको भेजा कि मनी बिल बनाए पहले, यानी हुकूमत जो है उसको मनी बिल की शक्ल दे। पहले कैबिनेट को
पास करे, फिर उसको कौमी असम्बली में भेजे। हमने तो उसको कोई रिजेक्ट नहीं किया या कोई अच्छा, आपने रिजेक्ट नहीं किया, आपने वो जो अपना जो भी आपने प्रेरोगेटिव था आपने आगे असेंबली को दे दिया। जब स्टेट बैंक को कहा गया ना कि उन्होंने एलोकेट कर दिए थे, हाँ। तो हमने स्टेट बैंक को बुलाया और उसको यही बात हुई कि वो जब तक कैबिनेट के पास नहीं जाएगा, मनी बिल नहीं बनेगा, कौमी असेंबली के पास नहीं जाएगा। हमने तो इसको रेफर किया है। ठीक है, तो आपने तो अपना राइटफुली रेफर कर दिया, फिर अब आगे अगर असेंबली ने नहीं पास किया तो फिर ऑब्वियसली उसकी आप कहते हैं कि पूरी असेंबली उसको, उनसे आप पूछें, ये तो असेंबली का प्रेरोगेटिव है। और राजा साहब इसका जवाब फरमाइएगा, आप हैं ही अमीरों की पार्टी, जिस वजह से खसारे हुए, अब हमारे रिजर्व्स खाली हैं, इसी वजह से अब IMF भी नहीं मान रहा, ये पूरी बात इंटरलिंक्ड है, जैसे भी कैसर साहब ने की है। मैं बड़ा जल्दी तीनों बातों का जवाब देना चाह रहा हूँ। पहले शेख साहब माशाल्लाह बड़े वेल वर्स्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन देखें बात ये है कि सीधी बात करें कि इलेक्शन नहीं करवाने हैं, ये असेंबली में भेजने का मतलब ये है कि आपके पास असेंबली में मेजोरिटी नहीं है। अगर एक गवर्नमेंट बिल असेंबली अप्रूव नहीं करती तो गवर्नमेंट वैसे ही खत्म हो जाती है बाय द वे। तो गवर्नमेंट बिल असेंबली में पास होने के लिए जाता है, तो आपको तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है अगर आपका गवर्नमेंट बिल असेंबली पास ना करे। चलें इसको छोड़ें, वो सबको पता है उसका क्या है। दूसरी बात जो ये करते हैं, गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी इन्होंने की, मैंने तो यही कहा था कि जाहिर है कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई होगी, जो हमारी पार्टी हो या दूसरी पार्टी जो गवर्नमेंट में रही है, मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करती है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने बिजनेसमैन जो बड़े हैं, हमने तो मेरे तो खानदान ने 100 साल में कभी लोन नहीं लिया, नहीं कि कोई वाकई जानने वाले या होंगे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। तो वो ये बिजनेस कम्युनिटी के ही लोग होंगे ना, बड़े बिजनेसमैन। शेख साहब भी माशाल्लाह बड़े कारोबारी हैं, इनको नहीं मिला, इनके किसी अजीज रिश्तेदार को मिल गया होगा जो PTI के साथ होगा, तो उनको जो। अच्छा, तो आप मान रहे हैं PTI के साथ होगा, आप लोगों ने सियासी वाबस्तगी की बुनियादों पे लोन दिए? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये जो निजाम सरमायादारी है ना, मेरी यार सुन लेना, निजाम सरमायादारी में बिल्कुल ठीक कहा जवाद साहब ने, इसमें अमीर लोग अमीर से अमीरतर होते हैं, ये लोन जो इंटरेस्ट फ्री। तो सर फिर तो ये बात सही हुई, ये जो जवाद साहब बात कह रहे हैं, आपने इस जागीरदाराना निजाम को बदलने के लिए तो कुछ नहीं किया ना, आपने तो उसको मजीद परवान चढ़ाया। बिल्कुल, PTI मैंने तो लेफ्ट की पार्टी नहीं है ना, लेफ्ट का मंशूर लेके नहीं आई, ये तो प्रो बिजनेस तो बात PTI करती रही है बिजनेस, क्योंकि देखिए दो मॉडल्स हैं, इस पे फिर बात जरा लंबी हो जाएगी। एक मॉडल है कि तरक्की आपने निजाम सरमायादारी के जरिए करनी है, उसका जो वो जो उसके प्रोपोनेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि लोग जब अमीर होंगे तो एम्प्लॉय करेंगे, मार्केट बढ़ेगी तो उससे गरीब लोग भी अमीर होंगे। जो लेफ्ट है वो कहते हैं कि जी, आपने ठीक है, आपने दो मॉडल समझाए, लेकिन राजा साहब जैसे मरियम नवाज साहिबा ने बात को समझ लेना, आई गॉट योर पॉइंट, मेरे पास क्योंकि वक्त नहीं है, जरा लंबी बहस है, आप ठीक कह रहे हैं ये आप। हाँ, बात लंबी। हाँ, अच्छा, अब आप आखिरी बात जो जवाद साहब करते हैं, जो उन्होंने की ना, उस पर मैं एक बड़ा कमेंट करना चाहूंगा। देखें, ये जो आप सोच पे एतराज करते हैं, क्लास पे एतराज नहीं करते। वो सरमाएदाराना सोच, जागीरदाराना सोच ये गलत हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तमाम दुनिया के जागीरदार जो है उनकी कोई अच्छी सोच ही ना हो। इन्होंने खुद ही उसके काउंटर एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। इन्होंने जो काउंटर एग्जाम्पल्स दिए हैं, राजा रामचंद्र जी जो मेरे भी एंसेस्टर थे, उनसे शुरू करें, या अशोक द ग्रेट पे चले जाएं, या आप महात्मा बुद्ध पे चले जाएं, या रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद मक्का के सरदार घराने से उनका ताल्लुक था। तो जब सोच चेंज होती है, सोच वो किसी क्लास में भी हो सकती है, किसी गरीब बंदे में भी अच्छी सोच हो सकती है, कोई शक शुबा नहीं है, अच्छी सोच हो सकती है। तो सोच लेफ्ट की होनी चाहिए। लेकिन वही बात है राजा साहब, आप माशाल्लाह एक बड़ा एजुकेटेड आर्गुमेंट करते हैं। अली करमुल्लाह वाजो जो थे सबसे बड़े लेफ्टिस्ट थे वो, उन्होंने जो माले गनीमत मैक्सिमम उनके पास आता था। मेरा यही अर्ज है एक्चुअली राजा साहब, आपका व्यू एक बड़ा एजुकेटेड व्यू है, लेकिन जैसे चले आपने उसको कहा कि वो एक अलग मॉडल्स हैं, हमने दूसरे मॉडल की तरफ अपनी सोच रखी, इस वजह से आपने जागीरदारों को वो जो भी पैसे थे वो आपने दिए। लेकिन जैसे मरियम नवाज साहिबा ट्वीट करती हैं, वो कहती हैं 60 अरब रुपए हड़प करने वाले को आप लोगों ने माफ कर दिया वगैरह वगैरह। ये नाजरीन के लिए सामने भी ट्वीट है। चीफ जस्टिस साहब को आज कौमी खजाने के 60 अरब हड़प करने वाले वारदातिये को मिलकर बहुत खुशी हुई, और इससे भी ज्यादा खुशी उन्हें इस मुजरिम को रिहा करके हुई। मुल्क की अहम तरीन और हसास तनसीबात पर हमलों के सबसे बड़े जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं, जो एक फितने की ढाल बने हुए हैं और मुल्क में लगी आग पर तेल छिड़क रहे हैं। आप चीफ जस्टिस का मनसब छोड़ दें और अपनी सास की तरह तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लें। बड़ी सख्त तनकीद, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड जो ये ट्वीट है मरियम साहिबा ने की है, इसका जवाब भी आप फरमाइएगा राजा साहब। वो कह रही हैं कि 60 अरब रुपए आपने चले यहाँ पर सिस्टम के फर्क समझा दिया, लेकिन इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा जवाद साहब? मैं करता हूँ। देखें, बात ये है कि क्या वो 60 अरब इमरान खान साहब की जेब में गए हैं, ये तो खैर कोर्ट ने फैसला करना है, लेकिन ना मैं वकील हूँ, लेकिन मैंने बात को समझने की कोशिश की है वो ये है कि एक्चुअली
जो इंग्लैंड के साथ डील हुई थी, आज उसने मलिक रियाज जो खुद ज़ाहिर है बहुत बड़े सरमायादार हैं, उन्होंने एक लेटर भी लिखा है कि एक कॉन्फिडेंशियल डील थी, उसके तहत ये पैसे वापस किए गए थे। डील ये उन्होंने भी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तंबीह की है कि क्योंकि ये डील कॉन्फिडेंशियल थी, पैसे उसी शर्त पे इंग्लैंड ने वापस किए थे और वो जमा कराए गए। वो यही कहते हैं कि वो फिर एज अ ब्राइब फिर जो है वो मिली है, इल्जाम यही है। तो जवाब साहब, वो जो जमीन देखे ना, वो बात भी सुन लें। हाँ। जो ये यूनिवर्सिटी है, ये एक, आप उसको हमारे इलाके में उसको खुदर कहते हैं, जो बैरन लैंड होती है। जी। इससे बहुत ज्यादा लैंड तो खान साहब मेरे से मांगते, मैं उनको दे देता। ये कोई जमीन अच्छा, नहीं है। अच्छा, मतलब आप कहते हैं पैसों में इस जमीन की कोई वर्थ नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। सुहावे का इलाका है, इसको खुदर जमीन कहते हैं। ये 10,000 रुपए 20,000 बंजर रुपए जमीन है, बैरन लैंड है, ठीक है, इसका कोई इसकी वर्थ बैरन नहीं है। लैंड है ये, क्या इसका कोई उस अरबों रुपए से ताल्लुक नहीं। हाँ, वो जोड़ लें और अगर ये प्रूव कर लें तो अलग बात है, अदरवाइज इस बात यानी जबरदस्ती का जो है वो केस थोपा जा रहा है आपके व्यू में, आपके ऊपर। जवाब साहब भी इसके ऊपर मच नीडेड उनका रिस्पॉन्स, और कैसर साहब से पूछती हूँ, बट आफ्टर अ ब्रेक स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। जवाद साहब, आप तमाम मामले पे अपनी बात अब रखिएगा। क्या ये इल्जाम आप दुरुस्त समझते हैं कि ये वाकईतन परवान चढ़ाया गया जैसे एक एलीट क्लास को मुल्क की? और वो राजा साहब की बात सही है, वो कहते हैं कि सोच तो किसी की खराब नहीं हो सकती ना, हर जागीरदार, हर एलीट क्लास से ताल्लुक रखने वाला फर्द बुरा नहीं हो सकता। उस क्लास की ओरिएंटेशन रख के पॉलिटिक्स करना या सियासत करना, हाँ वो चीज गलत है। देखिए, जो अच्छा और बुरा है ना, ये रिलेटिव होता है। ये बहुत ही एक ऐसी टर्म है कि अच्छा कहना या बुरा कहना, कि अपने बाल बच्चों के लिए डाकू भी अच्छा होता है, लेकिन जिनके वो डाका मारता है उनके लिए अच्छा नहीं होता। इसी तरह ये आप मिसाल कहाँ लागू कर रहे हैं? देखे होंगे, हाँ, अभी आपने पॉलिटिशियंस देखे होंगे। यहाँ पे एजाज साहब हैं, एजाज चौधरी साहब, वो अपने बेटे के साथ बात कर रहे थे। ज्यादातर चांसेस यही होते हैं, 99.99% चांसेस ये होते हैं कि जैसे बाप की फिलॉसफी होती है, भाई बेटे की होती है, खास तौर पे पॉलिटिक्स में। तो इसमें अच्छाई और बुराई तो है कोई नहीं, ये तो एक वो हेरिटेज है, या इनहेरिटेंस में उसको एक नॉलेज मिल गई है, या उसको एक पोजीशन मिल गई है पॉलिटिक्स में। तो पहली बात तो ये है कि जागीरदार अच्छा हमारे लिए सिर्फ उससे होता है, हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, जब हमारी पार्टी के साथ अंदर आ जाए, खड़ा हो जाए हमारे साथ आके इस पूरे निजाम को तोड़ने के लिए। आधे तो जितना भी अच्छा बुरा होता फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखें, जो मालिक होता है ना किसी इंडस्ट्री का, वो अपने मुलाजमों के लिए कभी अच्छा नहीं होता। कसूर किसका है जवाब साहब? ये कसूर किसका है आपके व्यू में? लंगर खाने खोल दे बेशक। अच्छा, वो ये कसूर किसका है आपके व्यू में? लंगर खाने खोल दे, हाँ, दिखाने के लिए कि जी देखिए मैंने लंगर खाने खोले हुए। मलिक रियाज में भी बड़े लंगर खाने खोले हुए हैं। जितना पैसा इस आदमी ने बनाया है, फाइलें मूव करके खुद आगे इंटरव्यू में बताया है, तो मुझे बताएं कि वो सारा क्या चैरिटेबल काम? राजा यासिर साहब कह रहे थे वो बिल्कुल बंजर जमीन है, उसकी कोई फाइनेंशियली कोई वर्थ नहीं है, वो अलकादिर वाली। जी, अच्छा बुरा लफ्ज है, ये सिर्फ लफ्ज है। अमेरिका में कोई चीजें जो की जाती हैं, फेल किए जाते हैं, एक्ट्स किए जाते हैं, एक्शन किए जाते हैं बहुत सी मॉरल और एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर, जहां पे वो उनको अच्छा समझते हैं, हम उनको बुरा समझते हैं। जिनको हम अच्छा समझते हैं उनको वो बुरा समझते हैं। जो कुछ यहाँ पे कारोकरी से लेके हमारे यहाँ पे जो फ्यूडल और ये जो पेट्रियार्कल सिस्टम है, इसको वो बुरा समझते हैं। हमारे ख्याल में वो बात सही हो गई, वो तो एक बात हो गई, आप जेनेरिक गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन ये कि अगर पिन पॉइंटेड हम प्रॉब्लम की बात करें, आप कह रहे हैं कि बड़ा पैसा बनाया, पैसा फिर कहां से बनाया? अल कादिर ट्रस्ट जो है ना जी, अल कादिर ट्रस्ट जो है ना जी, वो उसके अंदर जो बनी है ना, ये जो यूनिवर्सिटी बनी है, मुझे तो सबसे पहले इस पे एतराज है। पाकिस्तान को चाहिए साइंस टेक्नोलॉजी। इस वक्त पाकिस्तान ने ग्रो करना है एज एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। साइंस का, टेक्नोलॉजी का बहुत फुकदान है। आपको पीरी मुरीदी की यूनिवर्सिटियां नहीं चाहिए। ये इमरान खान किन के पीछे लगे हैं हमें मालूम नहीं है। तो ये पीरी मुरीदी की यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं। पहले कितनी यूनिवर्सिटीज है आपके पास जो साइंस की है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की है? बल्कि आप मुझे बताएं कि टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी है? आप उसके अंदर मेटाफिजिकल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। हमें तो इमरान खान के बयानिए पे एतराज है सबसे बड़ा। हमें इमरान खान की ना ये बाकी बातें बात की है। तो फिर पैसा तो नहीं बनाया ना? आपको एतराज है उनके नैरेटिव पे, बयानिए पे, वो एक अलग बहस है। पैसा तो नहीं बनाया ना, जैसे आप कह रहे हैं भाई पैसा बनाया है।
तो क्या पैसा नहीं बनाया? आप मुझे बताएं, इमरान खान के रूल के अंदर किस किस ने पैसा नहीं कैसर बनाया? साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। इन्होंने रिबेट्स नहीं दिए क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को? हाँ। क्या इन्होंने उसी तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनाए? क्या इन्होंने ये गरीबों के लिए मिनिमम वेज कितनी को ज्यादा कर दी? या इन्होंने इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, ओल्ड एज बेनिफिट्स, मिनिमम वेज? तो बट जवाद साहब, ये जो पूरा एहसास प्रोग्राम था, इसलिए तो कहते हैं था ही सारा सोशल सेक्टर का प्रोग्राम, उसको इंटरनेशनल सतह पर तारीफें मिलती थी, उसमें पनागाहें भी थी, लंगर खाने थे, शेल्टर होम्स थे, बहुत सारी चीजें थी उसमें। एक तीसरी दुनिया के मुल्क में ना ये ऑप्टिक्स होते हैं, ये ड्रामेबाजी होती है। और जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले कहते थे जी कि एक जब स्टार्ट हुआ था ना, मुझे हंसी आती थी। 1,000 रुपया देते थे जी ऐसे ही। वो 1,000 रुपया जो है ना, 1,000 रुपया उसका जो ये लाहौर में ना कोई बंदा निकलता है ना अपने घर से, तो वो पेट्रोल भी नहीं उतना उसका वो डलवाता गाड़ी के अंदर। आजकल तो यही हाल है महंगाई का। जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, उनको बस थोड़े से पैसे दे, खत्म करे काम। ये सब ड्रामेबाजी है। असल बात पता क्या है मोना, देखें इस मुल्क के अंदर सबसे पहले तो आपको पता है ना, रेनेसांस की एक पूरी यूरोप के अंदर मूवमेंट आई थी, उसके बाद एनलाइटनमेंट की भी आई थी। रेनेसांस में हुआ क्या था? उन्होंने कहा कि रिलीजन का ताल्लुक जो है ना वो रियासत के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, हम यहाँ पे रिलीजन को घुसारे और हमारे इमरान खान जैसे ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए लोग आके थोड़ा असल में बड़ी दिलचस्प बहस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बिल्कुल आखिर अपने वक्त के सुनने नारे तकबीर कह के लोग निकलते हैं। बहुत आखिरी बड़ी दिलचस्प बहस है। लोगों की इमारतों को जलाते हैं। मुझे बताएं ये कौन सा तरक्की याफ्ता? जी ठीक है, अल्लाह माफ करे, ये बड़ी आपने आपने बहुत प्रेसिंग इश्यूज के ऊपर बात की है। आई हैव टू नाज़रीन वाइंड अप, अनफॉर्चुनेटली आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज।